अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद सुबह की सोच में। मेरे साथ है हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं गजल अशरफ और आप सबको जो कि इस वक्त हमें बैरून मुल्क से देख रहे हैं, स्पेशली सऊदीया से, गिरदो नवाज से। आप सबको ईद मुबारक हो, क्योंकि आपकी तो ईद है लेकिन हमारी ईद कल है। आज हमें हाजिर होना पड़ा है आपको ईद विश करने के लिए, आपको अच्छा सा प्रोग्राम दिखाने के लिए। और यकीनी तौर पर आज के इस प्रोग्राम में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे और ईद के हवाले से भी हम स्पेशली ये डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में अभी ईद होनी है, सो ईद के जानवर किस तरह के होने चाहिए, जो लोगों के हैं, उन पे बात करेंगे। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, अपने लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बढ़ते हैं शॉर्ट स्टोरीज की जानिब। खवातीन हज़रात, पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बहुत ही अच्छा इकदाम मैं इसको कहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सूबे भर में वेप, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक सिगरेट, उसकी खरीद फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ये फैसला सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद किया गया, जिसके तहत तमाम वेपिंग सेंटर्स को फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म जारी किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में काबीना इजलास की सदारत करते हुए इस इक़दाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों में वेपिंग का बढ़ता हुआ रुझान इसकी सेहत के लिए, नौजवानों की सेहत के लिए और मुआशरे के लिए बहुत ही संगीन खतरा बनता जा रहा है और इसे रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला ने ज़िली इंतज़ामिया को हिदायत दी कि लाहौर समेत पूरे पंजाब में वेपिंग सेंटर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि वेप के आज़ादाना इस्तेमाल से नौजवान नस्ल नशे की आदत में मुब्तला हो रही है, जो उसकी जिस्मानी और जहनी सेहत पर मुज़र सेहत स्टार्ट डालती है। एग्जैक्टली देखें ना, क्योंकि हमने देखा है कि ये रुझान बहुत ज्यादा स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में बढ़ता जा रहा है। आप देखें कि सिर्फ बच्चे नहीं, अब बच्चियां भी इस काम पर जो है वो एक्टिव नजर आती हैं। ये एक फर्स्ट स्टेप है ना, जिस तरह वो कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप है। आप पहले वेप पिएंगे, उसके बाद सिगरेट पिएंगे, फिर आप दूसरी बीमारी की तरफ जाएंगे, आगे तय होते जाएंगे, जो आपकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है। और ये बहुत अच्छा इकदाम है लाहौर गवर्नमेंट की जानिब से, जिस तरह से किया गया। पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर आए, ये ज्यादा बेहतर काम होगा। क्योंकि सिर्फ इस तरह के अहकाम जारी कर देना, शायद जब भी जो कानून होते हैं बहुत सी चीजों पर बनते हैं, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, वो काम रुक जाता है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट। चलें आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो कि आज की इजाद हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ऐसा सोचें कि सिर्फ नहीं अभी रिसेंटली हुई है ना, नहीं ये बहुत पुरानी बात है। अभी हो रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी आ रही हैं, पेट्रोल से गाड़ियां शिफ्ट हो रही हैं। अगर आप हकीकत को सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। हकीकत ये है, जी हाँ एग्जैक्टली, आज से एक सदी पहले 1900 की दहाई की अगर मैं बात करूं, तो उसके आगाज में ही जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां ना सिर्फ मौजूद थी, बल्कि आप ये कहें कि शहरों में काफी आम भी थी। और ये गाड़ियां 1900 मतलब अभी खिलाफत उस्मानिया थी, खत्म नहीं हुई थी। जी हाँ, तब से इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी आपको पता ना, हर फैशन, जिस तरह से अगर हम बात करूं मैं खवातीन के हवाले से, तो कपड़ों के फैशन पुराने दोबारा से आ रहे हैं, लॉन्ग शर्ट्स का आ रहा है, फिर प्लाजोस का आ रहा है। तो इसी तरह गाड़ियों का फैशन जो था वो भी पुराना था, जो कि अब दोबारा से आया है। लेकिन लोग ये समझते हैं, या फिर न्यू जनरेशन ये समझती है कि शायद ये अभी का है, लेकिन ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। और ये गाड़ियां खामोश थी, साफ सुथरी थी बिल्कुल, कोई इसमें शोर शराहट और कुछ भी नहीं होता था। और इस पे आप ये देखें कि बिल्कुल आसानी से चलती थी। और यही वजह थी कि उस दौर की खवातीन इन गाड़ियों को पेट्रोल से चलने वाली, शोर मचाती, हैंडल से स्टार्ट होने वाली गाड़ियों पर तरजीह दिया करती थी। और आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे, हमारी स्क्रीन पर एक गाड़ी की पिक्चर देख रहे होंगे, तस्वीर आ रही है, जो कि 1912 की है, जिसमें एक खातून अपनी इलेक्ट्रिक कार को अपने ही गैराज में चार्ज भी कर रही है, उसको धो भी रही है, उसको साफ भी कर रही है। मतलब जो भी जिस तरह से होता है, मतलब खवातीन कितनी एक्टिव थी उस जमाने में कि अपनी गाड़ी का कितना ख्याल रखा जाता था। और ये सब कुछ एक सदी पहले का है। और आप ये कहें कि ये नाकाबिले यकीन नहीं है, क्योंकि ये रियलिटी है और तारीख शायद खुद को दोहरा रही है, जैसे मैंने पहले भी बात की थी। और शायद अब हम भी ये कहें कि भाई मुस्तकबिल को पकड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। उस वक्त शायद अभी इतने बड़े ज़खायर नहीं निकले थे हमारे खलीजी ममालिक में, तो शायद हम इलेक्ट्रिक की तरफ गए थे। लेकिन जब ये पेट्रोल के ज़खायर निकल आए, डीजल के ज़खायर निकल आए, तो हमने कहा कि हमें इस साइड पे आना चाहिए। लेकिन अब जब ये महंगे हो रहे हैं, तो हम उसके ऑल्टरनेट की तरफ जा रहे हैं, कभी हम इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। अब तो सोलर गाड़ियों के हवाले से बताया जा रहा है कि गाड़ी साथ साथ चलेगी, साथ साथ चार्ज होगी। सो आने वाले वक्तों में आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। लेकिन जो चीज गजल ने बताई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये बहुत पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, पुराने फैशन, पुरानी चीजें, पुरानी इजादात जो अब रिवाइव हो रहे हैं। अब हम इनको शायद जदीद दौर में माप रहे हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन की चीजें, लेकिन ये पुराने लोग कर चुके हैं। कैपेसिटी कम में किया, लेकिन आइडियाज बेसिकली वहां से आए थे। खवातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं भी आपको ऐसी चीज बताता हूँ।
हमने सुना होगा कि जो बटल का पानी है, आप कोई भी बोतल ले लें, किसी भी ब्रांड की ले लें, बटल का पानी बड़ा अच्छा होता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी। आप अगर यकीन करना चाहें तो यकीन करना भी मुश्किल होगा, लेकिन क्यों, कोई हालिया तहकीक तो नहीं बता रहे? हकीकत बता रहा हूँ, तहकीक नहीं बता रहा, मैं एक इलाका बताऊंगा आपको। फिनलैंड की अगर बात की जाए तो फिनलैंड में साफ पानी किसी महंगी बोतल से नहीं बल्कि सीधा नल से आता है। अच्छा। जो नलका है। यूनेस्को और आलमी इदारा सेहत समेत कई आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक फिनलैंड के नल का पानी ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर महफूज है बल्कि जायके में भी महंगी जो बोतल आप खरीदते हैं दुकान से, उससे उसके पानी को वो पीछे छोड़ देता है। और इसमें जो राज छुपा है वो क्या है? वो है फिनलैंड के साफ कुदरती आबी जो ज़खायर हैं, वो सख्त माहौलियाती कानून कवानीन भी वहां पे बड़े सख्त हैं, और जदीद वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। ये 3 अवामिल हैं जिसकी वजह से ये पानी बड़ा बेहतरीन है। और यहाँ का पानी ज़ेर ज़मीन महफूज ज़राए से हासिल किया जाता है, जिसमें कम से कम केमिकल शामिल किए जाते हैं। और नतीजा ये है कि हर घर, स्कूल और पब्लिक जगह पर मुफ्त और आलूदगी से पाक पानी को फराहम किया जाता है। जब दुनिया पानी की किल्लत और प्लास्टिक के कचरे से नबर्द आजमा है, वहीं पे फिनलैंड दिखा रहा है कि अगर नल के पानी में सरमायाकारी की जाए तो किस तरह से आप प्लास्टिक की बोतल से और बाकी जो प्लास्टिक की जरूरियात हैं उनसे किस तरह से जान छुड़ा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब देखें कि इतने पैसे लगाकर हम पानी खरीदते हैं, साफ सुथरा पानी, हम ये इमेजिन कर रहे होते हैं कि वो पानी साफ है, लेकिन फिनलैंड की कितनी अच्छी बात है कि वो अपने घरों में और आम पब्लिक सपोर्ट में, घरों में, स्कूल, कॉलेजेस, मतलब जितनी भी आपके पब्लिक एरियाज हैं उनमें ये मुफ्त पानी आपके नलों में आ रहा है। ठीक है, नल में जब पानी आएगा आप उसको पिएंगे। और जिस तरह से कवानीन की आपने बात की, वो कितने जबरदस्त कवानीन है। देखा देखी हम लोग अगर कुछ सीख लें, कर लें तो शायद हमारे हालात बेहतर हो जाए। एग्जैक्टली। हम हमारी स्टोरीज बताने का मकसद ये होता है, बताने का मकसद ये है को, आम आवाम को कि कुछ कर लें, कुछ हो जाए तो बेहतरी हो जाए। हम तो दुनिया में हमने तो यही करना है क्योंकि दुनिया इन कामों में बहुत आगे जा चुकी है और हम अभी भी वहीं पे कहते हैं कि अगर बाहर से कोई बंदा आ गया ना तो जी पाकिस्तान का पानी उस तरह से नहीं है, हमें बाहर से खरीदना पड़ेगा क्योंकि वो ज़ाहिर पेट खराब कर देता है, पानी की बोतल लेनी पड़ेगी। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं, आपको कराची से खबर देते हैं। कराची में आपको बताएं कि सुपर टाइफाइड की केसेस में इजाफा होता जा रहा है और टीबी माहिरीन के मुताबिक गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से शहरियों को की जो कुव्वत मुदावत है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। और यही वजह है कि टाइफाइड पर बहुत से आप ये कहें कि मज़ीद बीमारियां जो हैं वो उससे मज़ीद पैदा हो रही हैं, लोगों की सेहत पर असर कर रही हैं और अब सिर्फ मखसूस इंजेक्शन के ज़रिए एंटीबायोटिक्स मौसर साबित हो रही हैं। और तिबी माहिरीन का ये भी कहना है कि टाइफाइड्स वाली जो बीमारियाँ हैं या फिर टाइफाइड जो है वो बहुत सी मज़ीद और सख्त और शदीद नोयत का बुखार, फिर इसके साथ साथ आप ये कह लें कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है लोगों को, फिर जिस्मानी जिस्म में दर्द शामिल हो जाता है या फिर सर दर्द और शदीद तबीयत ख़राब हो जाती है। और तिबी माहिरीन ने मरीज़ों को ये कहा है कि खिचड़ी, दाल, उबले हुए चावल, सब्जियां और फल जैसी नरम ग़िज़ाएं खाएं ताकि आपकी सेहत जो है वो ठीक रहे। और आपको पता है कि अब ईद है, ईद पर आप मज़ीद गोश्त वगैरह भी खाएंगे और वैसे ही लोगों के पेट वैसे भी ख़राब हो जाते हैं, तो थोड़ा सी एहतियात भी करना लाज़मी है। बिल्कुल ऐसी एक दफ़ा वो ईद पे हमने कुछ दिन पहले हमने ईद के ऊपर जब बात की थी तो डॉक्टर्स भी लिए थे, तो डॉक्टर से यही कहा था कि आप सबसे ज्यादा किन चीजों, वो कहते हैं कि हम छुट्टियां उस तरह से कर भी नहीं सकते क्योंकि इजाफा हो जाता है अस्पतालों में, आप लोग इतना खा पी के गोश्त वगैरह खा के आते हैं कि हमें दूसरे तीसरे दिन इमरजेंसी में बुला लिया जाता है कि भाई कि इतने लोग बीमार हो गए, तो आपने एहतियात से खाना। और गजल की ये स्टोरी बताने का मकसद भी यही था। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि आपने खाना पीना तो जरूर है लेकिन साथ साथ सोना भी है, नींद भी बहुत जरूरी है। अच्छा। और नींद को अक्सर लोग सिर्फ आराम या फिर सेल्फ केयर समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस हमें कुछ और बताती है और वो क्या बता रही है ये हम आपको बताएंगे। जर्नल ऑफ न्यूरो साइंस में शाया होने वाली एक ताज़ा तहकीक के मुताबिक मुसलसल नींद की कमी के नतीजे में आपका जो दिमाग है उसकी सेहत को शदीद नुकसान पहुंचता है। और आम तौर पे जब हम सोते हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही है, रिलैक्स नहीं रहता। और आम तौर पे जब हम सोते हैं तो दिमाग में मौजूद खुलिए जिन्हें एस्ट्रोसाइट्स कहा जाता है, गैर ज़रूरी न्यूरल कनेक्शन को साफ करते हैं। लेकिन अगर नींद मुसलसल पूरी ना हो तो ये खुलिए सेहतमंद न्यूरो कनेक्शंस को भी ख़त्म कर देते हैं और ये ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। और वही कनेक्शन जो हमारी याददाश्त, सोचने की सलाहियत, ज़हनी कारकर्दगी के जरिए इसको ज़हनी कारकर्दगी के लिए नीड होती है उनकी। हाँ, एग्जैक्टली। और ख़तरनाक बात यह है, सबसे ख़तरनाक, कि ये नुकसान सिर्फ एक रात की नींद से वापस नहीं लौटता, बल्कि नींद की कमी सिर्फ थकन या सुस्ती का नाम नहीं है,
मतलब आपने नींद के हवाले से यही कहना है कि आपने नींद को प्रॉपर पूरा करना है। 8 घंटे की जो नींद है ना वो आपकी नेसेसरी है, आपने उसको पूरा करना हाँ, मतलब बाद लोग ये होते हैं ना कि बस ठीक है आज 3 घंटे कर ली, कल 4 घंटे कर ली, हाँ, फिर मैं 8 2 घंटे घंटे कर सो लिया, लूंगा, चलो बाकी बाद में तो सो बाकी लेंगे। बाद में सो लेंगे। ये कहीं ना कहीं पे आपको डिसऑर्डर हो रहा होता है और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में और आपकी इन तमाम तरह चीजों को इफेक्ट कर रहा होता है। सो इस हवाले से हमें केयर करनी वैसे चाहिए। ईद का मौका है ना, अब तो लोगों ने वैसे सो जाना है, हाँ, कुर्बानी ईद पे के ही बाद सोते हैं। लोगों ने सो जाना है। हालांकि वैसे ईद पे हुक्म ये है कि गोश्त शोश्त खाएं, सबके साथ मिलें, लेकिन हम हुक्म के अगेंस्ट ही जाते हैं। अगेंस्ट हम जाते हैं, कहते हैं आज सो बिल्कुल। जाते जब हैं। सोना चाहिए तब नहीं सोते, और ईद के दिन जब गैदरिंग की डेज होती हैं तब सोकर आप अपनी ईद को गुजारते हैं। और फिर मसला क्या होता है कि ईद के बाद मसाइल वो होते हैं जो इससे पहले मैंने स्टोरी में जिक्र किया था कि मसाइल आप जब खाते पीते ज्यादा है तो उनके हवाले से आपके अच्छा, ये जितने भी मसले मसाइल हैं, जिससे हमने नींद के मसले मसाइल के ऊपर बात की, आपने डाइट के ऊपर बात की, ये हमारे सारे अपने क्रिएट। आपकी बात है ना कि हम अगेंस्ट जाते हैं हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक रूल बनाया हुआ है कि आपने ये काम सीधे तरीके से करना है। हम कहते हैं नहीं, ये सीधे तरीके से नहीं करना। रूल इज दैट कि हमें सुबह 5 बजे उठ जाना चाहिए या 6 बजे उठ के काम करना चाहिए और शाम 5 बजे तक अपने काम खत्म करके 7 बजे सो जाना चाहिए। सड़ा रूल क्या है? हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। हमें अगर आज रात को शो मिल जाए ना, हम कोई इतने बड़े पारसा नहीं है, हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम आराम से उठेंगे। हमारी तो मजबूरी है, लेकिन होना ये चाहिए कि आपको 5 बजे उठना चाहिए, उसके बाद काम स्टार्ट करने चाहिए, 7 बजे सोना चाहिए। हम उठते 11 बजे और सोते रात को 2 बजे। अगर ये प्रैक्टिसेस हो जाए हमारी बेहतर, तो हमारे मसाइल भी हल हो जाएं। तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन हज़रात। ईद इस वक्त अराउंड द कॉर्नर है, चंद घंटे बाकी रह चुके हैं और अब हम देखेंगे कि मवेशी मंडियों में क्या हो रहा है। और स्पेशली जब मवेशी मंडी की बात की जाए तो हम पूरे पाकिस्तान घूमना चाहेंगे। सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करना चाहेंगे कि रावलपिंडी में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर गजल हमारे जो अभी बहुत सारे नाज़रीन अभी हमें सुन रहे होंगे, 70% लोगों ने अभी तक कोई जानवर नहीं खरीदा। सब ये कोशिश करते हैं कि आखिरी दिन खरीदते हैं क्योंकि उनके पास इतना उनके जानवर लोगों ने जाना होता जगह भी नहीं होती, अपने कार पोस्ट को उन्होंने खड़ा करना होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। सो अभी अदील अशरफ की एक रिपोर्ट देखते हैं जो कि जुड़वा शहरों की मवेशी मंडियों का हमें रुख करवाएंगे और बताएंगे कि वहां पे क्या कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है। मुल्क भर में मवेशी मंडियाँ लग चुकी हैं और एक रोज़ बाकी रह चुका है, लेकिन खूब गहमा गहमी जो है नहीं देखी जा रही। मंडियों में वीरानी है, इस वक्त ख़रीदार जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। जुड़वा शहरों की सबसे बड़ी मवेशी मंडी अगर बात की जाए भाटा चौक की, तो यहाँ पर नायाब खूबसूरत काफ़ी ज़्यादा नाजो नखरों में पले हुए जानवर जो हैं मुल्क के दूर दराज इलाकों से व्यापारी जो हैं वो लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो ना होने के बराबर हैं क्योंकि उनकी जो कीमतें हैं इतनी ज़्यादा हैं। हर साल शहरियों का ये गिला रहता है कि ख़रीदार जो इस वजह से नहीं होते क्योंकि व्यापारी जो हैं काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगते हैं। लेकिन व्यापारियों का भी गिला बनता है, वो कहते हैं कि पूरा साल वो मेहनत से पालते हैं और अपनी मेहनत की जो पैसे हैं वही उनसे मांगे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ख़रीदार हैं और जो व्यापारी हैं उनकी आज तक नहीं बन सकी। और ये मसला जो है अब एक रोज़ की दूरी पर है क्योंकि हर किसी की कोशिश है कि सुन्नत इब्राहिमी की जो अदायगी है वो की जाए, लेकिन यहाँ पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो वीरानी है वो देखी जा रही है। हालांकि जब भी ईद उल अज़हा आती है तो काफ़ी ज़्यादा मंडियों की रौनकें अरूज पर होती हैं, लेकिन इस बार लगता है कि ख़रीदार जो हैं वो मायूस हो चुके हैं और उनकी कोशिश तो ज़रूर है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी अदा की जाए, लेकिन यहाँ पर जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल की बनिस्बत अगर मैं बात करता चलूँ तो बकरा जो 60,000 में फ़रोख्त हो रहा था, इस साल वो उसमें 30,000 रुपये 90,000 रुपये तक वो पहुँच चुका है, जबकि 2.5 लाख का जो बैल फ़रोख्त हो रहा था वो 3 लाख रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर जो ख़रीदार हैं वो जगह जगह यहाँ पर विज़िट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक काफ़ी ज़्यादा मायूस ही हमें ख़रीदार नज़र आए हैं। और उनका यही कहना है कि हर साल सुन्नत इब्राहिमी का फ़रीज़ा उनके लिए जो है अदा करना मुश्किल हो जाता है। उसकी एक तो बड़ी वजह यही है कि उनकी कोशिश होती है कि जानवर जो अच्छा ख़रीदा जाए और कम कीमत में मिल सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और हर साल हम देखते हैं कि व्यापारी भी जो यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जानवर पाल कर लाते हैं वो अमूमन तौर पर वापस ही लेकर जा रहे होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि उसको अगले साल बेचा जाए, लेकिन अगला साल भी आ जाता है। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी मवेशी मंडी भाटा चौक पर ख़रीदार ना होने के बराबर हैं और एक वीरानी का मंजर जो है यहाँ पर भाटा चौक की मंडी में हमें देखने को मिल रहा है। और लेकिन लोगों की कोशिश होगी कि सुन्नत इब्राहिमी की जो अदायगी है वो की जाए। ये वक्त ही बताएगा कि कौन अपनी मनपसंद का जो जानवर है यहाँ से लेकर जाता है, लेकिन अभी तक मंडी की जो रौनकें हैं वो वीरानी का मंजर पेश कर रही हैं। जी तो ये आपने देखा है कि किस तरह से अदील अशरफ साहब ने हमें घुमाया है पूरी मंडियों में और कहाँ पर कितना जानवर है, कौन सा रेट है उसका, कितना तगड़ा है, खरीदना है नहीं खरीदना,
देखना, ये जो होती है ना माहौल, ये बड़ा जबरदस्त माहौल होता है, मुझे बड़ा मजा आता है ये देखने में। एक ऐसे शहर की बात करेंगे जिसमें काफी ज्यादा गर्मी है। गर्मी किस शहर में है वैसे? मुल्तान में। और मुल्तान के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे कि वहां पे मवेशी मंडी के क्या हालात है, क्योंकि गर्मियों में हमने देखा है कि एक्टिविटी काफी ज्यादा कम हो जाती है दिन की मद में अगर देखा जाए, फिर जानवरों को उस तरह से देखभाल करना उनके लिए बड़ी मुश्किल होता है। तो हमारे साथ दिलजेब आकाश वहां से उनकी रिपोर्ट भी शामिल करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हालात हैं मुल्तान की मवेशी मंडी के। आज बिल्कुल ईद कुर्बा में एक रोज बाकी है और इस वक्त जो है शहरों की बड़ी तादाद ने रुख किया है मवेशी मंडियों का और अपनी पसंद के जानवर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो इस वक्त खरीदारों में और व्यापारियों में भाव ताव जारी है और शहरी जो है अपना मनपसंद जानवर खरीदने के लिए जो है वो बेताब नजर आ रहे हैं। बात की जाए तो मुल्तान की मवेशी मंडियों में जो है वो खास तौर पर भोला भाला नाम का बैल, उसके साथ साथ राजा हिंदुस्तानी बड़े सिंगों वाला बैल और मुल्तान का सुल्तान काले रंग का ऊंचा कदावर बैल जो है वो शहरियों की तवज्जो का बाइस बना रहा। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो तुर्क नस्ल के जो दुम्बे थे वो भी मुल्तान के शहरियों की तवज्जो का बाइस बने रहे। अगर रेट की बात की जाए तो जो बैल थे अच्छी नस्ल के वो 15 लाख से लेकर 50 लाख 70 लाख में जो है उनकी कीमतें रही हैं और उनका वजन जो था वो 40 से 45-50 मन के करीब था। दूसरी जानब अगर बात की जाए बकरों के और छतरों के हवाले से तो जो बकरे और छतरे थे वो 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख के दरमियान जो है वो खरीदो फरोख्त उनकी जारी थी। और इस वक्त भी बात की जाए शहरी की बड़ी तादाद मौजूद है। दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से जो है वो भत्ता माफिया जो पर्ची के नाम पे शहरियों से भत्ता ले रहे थे उनके ऊपर भी जो है जो कार्रवाइयाँ हैं वो की गई हैं और इंतजामिया ने जो है 10 से ज़ायद लोग जो है वो गिरफ्तार किए हैं, उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज की हैं। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद थे, ट्रैफिक एहलकार यहाँ मौजूद थे, सिविल डिफेंस का अमला यहाँ पर मौजूद था, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे, रेस्क्यू 1122 का अमला यहाँ पर मौजूद रहा और अभी भी जो है वो खरीदारी का सिलसिला जारी है। एक दिन बाकी है और शहरी इस वक्त जो है वो खरीदारी करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इस वक्त भी बात की जाए तो शहरों का बड़ा रश लगा हुआ है और शहरी अपने मनपसंद जानवर की जो खरीदारी के लिए जो है मसरूफ अमल नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब हमारी शहरियों से बात उनका कहना था कि अब की बार रेट बहुत ज्यादा है, सुन्नत इब्राहिमी अदा करना मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है, फरीजा सर अंजाम देना है तो कोई ना कोई जानवर लाजमी लेकर जाएंगे। जी तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमने आपको हर जगह की सैर कराई है, की भी, इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की, मुल्तान की, और आपने देखा कि किस तरह के जानवर आपको नजर आ रहे हैं। यकीनी तौर पर आप लोग अपना जानवर ले चुके होंगे, लेकिन जैसे आपने पहले बात की थी ना कि अक्सर लोग लास्ट में जानवर इसलिए भी लेते हैं कि जाहिर है जो व्यापारी होते हैं इंतजामात की बात भी है, लेकिन जो व्यापारी होते हैं उन्होंने भी अपने जानवर को सेल करके गाँव जाना ही होता है, तो फिर रेट्स के हवाले से भी कम मिल जाते हैं रेट ना, तो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। और कुछ लोग तो मैंने देखा ईद वाले दिन भी ले रहे होते हैं ताकि दूसरे दिन सुबह लें और सुबह वाले दिन ही कुर्बान कर दें या दूसरे दिन कर दें, अगर कसाई मिल जाए। बिल्कुल, आपने हमें सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म पर जरूर बताना है कि कितने का आपने जानवर लिया है, कौन सा जानवर लिया है, इवन अगर पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ईद से पहले ये खबरें थी, स्पेकुलेशंस थी कि शायद खान साहब की रिहाई होगी, मुख्तलिफ जराए से खबरें भी आ रही थी। हाँ एग्जैक्टली, ये भी कह सकते हैं। और ख्वाहिशात तो वैसे बहुत सारी थी कि ईद घर गुजारेंगे और सब कुछ, लेकिन अब आपको पता है कि कल ईद और अभी तक कोई इस हवाले से कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इवन दैट के 190 मिलियन पाउंड जो केस था उसकी कल समाअत हुई और उसको भी अब 3 से 4 हफ्ते तक डिले कर दिया गया है। फिर तहरीक की भी बातें हो रही हैं, पैटर्न इन चीफ को मुकर्रर कर लिया है जी खान साहब ने और कहा है कि अब जेल से बैठ के वो तहरीक चलाएंगे। क्या कुछ मुमकिन है, क्या कोई ऐसा आइन में ओहदा है या फिर नहीं, ये तमाम तर सवालात हैं जो आज हम जानेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हाफिज एहसान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो मुझे इसी हवाले से बताइएगा जिसका मैं बात का जिक्र कर रही हूँ कि पैटर्न इन चीफ खुद को मुकर्रर करना और फिर जेल से बैठ के तहरीक चलाना, आइन में कोई ऐसा ओहदा है या फिर हो सकता है ये मुमकिन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड होती हैं उन्हें इस चीज की इजाजत होती है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने जो भी उन्होंने डेजिग्नेशंस देने हैं वो दें। आपने देखा होगा कि किसी जगह पार्टी हेड जो है वो एज ए प्रेसिडेंट कहलवाता है, किसी जगह एज ए चेयरमैन के तौर पे काम करता है, किसी जगह जो है वो एज ए अमीर के तौर पे काम करता है, किसी जगह जो है आप उसे जो है वो अपने एक बना देते हैं कि जी ये हमारा पूरा एक सिलसिला है जिसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और उसके बाद नीचे चलती हैं।
लेकिन जो पीटीआई का अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो उसके अंदर किसी भी जगह पैटर्न इन चीफ का जो है वो डेजिग्नेशन मौजूद नहीं है। और नंबर 2 इस चीज के अंदर ये है कि इलेक्शन कमीशन के साथ तो पीटीआई रजिस्टर्ड है, लेकिन आज तक जो है उनका पिछले कई सालों से जो है उनका अभी भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसका इशू जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। और अभी भी जितने उनके ऑफिस बैरियर हैं, चाहे उनके चेयरपर्सन हैं या उसके बाद जनरल सेक्रेटरी या दूसरे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है, क्योंकि सारे के सारे ये इलेक्टेड ऑफिस बैरियर होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो लीगली कोई भी अप्रूव्ड स्ट्रक्चर जो है पार्टी का वो मौजूद नहीं है। और ना ही ये है कि उनका पैटर्न इन चीफ का ओहदा जो है मौजूद है। चूंकि पैटर्न इन चीफ का होता तो जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने लिए प्रेफर करते बजाय चेयरमैन कहने के। तो मेरा ख्याल ये है कि एक पॉलिटिकल मूव तो हो सकती है कि जिसके अंदर आप अपने आप को कह सकते हैं कि जी मैं पैटर्न इन चीफ बनना चाहता हूं, लेकिन कोई भी कन्विक्टेड शख्स जो है जितनी देर तक या उसकी सजा सस्पेंड ना हो या उसके बाद जो है उसकी एक्विटल ना आए, वो किसी भी पार्टी ओहदे के लिए जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो लिहाजा उन्होंने अपना नाम वो उसको तजवीज किया है जो पैटर्न इन चीफ जो है ना उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है, ना पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ऐसा मौजूद है। तो सिर्फ एक पॉलिटिकली मूव करने के लिए हम कह सकते हैं, बाकी इसकी लीगल या उनकी पार्टी के मुताबिक कोई स्टेटस नहीं है। अच्छा हाफिज साहब, एज ऑफ नाउ हम जब बात कर रहे हैं तो अब चंद घंटे ही बाकी है जो इदारे खुले हैं। वैसे तो आधा पाकिस्तान छुट्टी पे जा चुका है। कल ईद का दिन है और ये बताया जा रहा था हमें, कुछ लोगों की ख्वाहिश भी थी, कुछ के पास खबरें भी थी शायद कि खान साहब की रिहाई हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा अभी तक तो होते हुए नजर नहीं आ रहा। तो क्या समझते हैं, क्या अभी भी कोई है पॉसिबिलिटी कि ईद से पहले पहले या ये जो चंद घंटे आखिरी वर्किंग है इसमें कोई फैसला हो जाए या कोई अचानक से कोई मामलात हो जाए? नहीं, एक तो ये है कि आज हॉलीडे है और जब हॉलीडे है तो इसका मतलब ये है कोई भी जो है कोर्ट्स फंक्शन जो है वो आपका नहीं हो रहा। अगर कुछ चीज आनी है तो वो हॉलीडेज के बाद ही जाएगी जो आपका ट्यूसडे से ऑनवर्ड्स है। लेकिन मैं ये समझता हूँ वो सर हॉलीडे का मैंने इस वजह से कहा ना, एहसान साहब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी रात को 12-1 बजे खुल गए और बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है कि खुले रहती हैं चीजें, हॉलीडे के बावजूद भी हम और आप बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं ना। बिल्कुल वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्शनल सिचुएशन मुझे लगता नहीं है। ये एक नैरेटिव है जो पीटीआई जो है रियलिस्टिक आ नहीं रही, ना लीगल स्ट्रेटजी के अंदर रियलिस्टिक आ रही है, ना पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के अंदर आ रही है। और आप ये देखें कि नैरेटिव एक बनता ये है कि कभी वो कहते हैं कि जी फलां तारीख को बाहर आ जाएंगे, फिर ट्रंप का आया कि जी ट्रंप आएगा तो हम बाहर आ जाएंगे, फिर ये कहा गया कि जी फलाना चीफ जस्टिस अगर आएगा तो हम बाहर आ जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल ये है कि ये एक आपका जो पॉलिटिकल एक होता है अपनी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको एक सेटिस्फाई करना है, बट लेकिन इसके लिए आपको बड़ा रियलिस्टिक चीजों पे जाना पड़ता है। और वो रियलिस्टिक जो है कि आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ आए, आप असेंबली के अंदर बैठ के बात करें, आप असेंबली से बाहर बैठ के बात करें, और जितने भी स्टेक होल्डर इंस्टीट्यूशन है, ये पॉसिबल नहीं है कि जी आप किसी से बात भी ना करें और आप एक जो नेशनल फ्रेमवर्क है पॉलिटिक्स का उसके अंदर भी ना आए, आप पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस या उनकी रिस्पेक्ट भी ना करें और आप फिर ये एक्सपेक्ट करें कि जी मैं जो हूँ उस पॉपुलर मूव के अंदर आऊंगा। और यही एक वजह है कि आप देखें कि तकरीबन 2.25 साल से ज्यादा अरसा हो गया है और आपको कोई 1 इंच भी मूव नजर नहीं आता, ना पॉलिटिकली मूव आगे नजर आती है कि जिसके अंदर मैस कैंपेन्स आपको नजर आए, ना उसके अंदर लीगली एक चीज उसके अंदर आती है कि जिसके अंदर ये है कि आप कोर्ट से कोई रिलीफ लेके आप बाहर निकल जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी लोग हैं वो थोड़ा सा सेंसिबल स्टेटमेंट्स की तरफ आए। इंडिया में भी देखते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त ये चीज चल रही है कि उनके जितने भी लीडर्स हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहते हैं, कोई पार्टी पोजीशन वाज़ेह नहीं होती है, वहाँ बड़ी कंफ्यूज है। आप क्योंकि कोर्ट्स के अंदर मौजूद होते हैं, खुद केसेस लड़ते हैं, वहाँ पे भी इनकी यही कंफ्यूजन होती है कि वहाँ पे कम से कम ये क्लियर होते हैं? नहीं, अगर बाहर क्लियर हो तो अंदर क्लियर की तरफ आए ना। अब आप देखें कि अभी आपका रिजर्व सीट्स का मैटर चल रहा है, उसके अंदर ही आप ये देखें कि SIC वाले कुछ कह रहे हैं, PTI वाले कुछ कह रहे हैं, अदालत कह रही है कि आप आपस में भेजते हैं कि नहीं है। एक काउंसिल उठता है वो बात करने लगता है, दूसरा फिर उठ जाता है कि जी मैं उस चीज के अंदर बात करना चाहता हूं। तो मैं ये समझता ये हूं कि चूंकि ये सारी जो लीडरशिप आई है ये वो आई है कि जब इमरान खान जो है
वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है या उसके बाद जेल के अंदर है, तो ये एक हेडलेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रही है। और दूसरा ये है कि इनके आपस के डिफरेंसेस इस लेवल के अंदर है कि जो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाता है वो दूसरे के मुतालिक जो है वो रिमार्क्स देता है या उसे कहता है कि इसकी लॉयल्टी जो है वो ये पे डाउट है। अगर ये इनके डिफरेंसेस इस लेवल के अंदर ना आते और एक कोहेरेंस किस्म की स्ट्रैटेजी आती तो आपको इनके लीगल मैटर्स के अंदर भी एक जान नजर आती। आप ये देखें ना कि रिजर्व सीट्स का मैटर आप देखें कि आपने एज ए पीटीआई के तौर पे हर जगह कंसीड करके एसआईसी को लेके आए हैं और एसआईसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा और सुप्रीम कोर्ट तक आपने उनकी बात जो है वो एंडोर्स करते आए हैं और एकदम अब आप कह रहे हैं कि जी उन्हें नहीं तो हमें दे दें इस चीज के अंदर। बिल्कुल हाफिज साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये इनके मैटर्स की फर्क समझ ही नहीं आती। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मुझे आखिर में इस चीज पे भी रोशनी डाल दीजिएगा कि हम देख रहे हैं कि जो पीएम ने खत लिखा उमर अयूब साहब को इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, एक तरफ हम देख रहे हैं इतनी पोलराइजेशन है, उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह से खत लिख रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ बैठना है और कहा कि चलो लेट्स सिट टुगेदर और बात करते हैं, डिसाइड करते हैं। आपको लगता है कि ये मुमकिन हो सकेगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा मामला? देखिए, एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो लेटर डाला वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो बैठेंगे और उसके बाद कुछ नाम तजवीज करेंगे। अगर वो एग्री होते हैं तो वो उसको कमेटी को भेज देंगे, नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट कर दे। अब जनवरी के अंदर जो है 2 मेंबर्स का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर मुकम्मल है। उसके बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी गए कि जिस प्रोसेस को इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर ये आया है कि जितनी देर तक आप नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर्स नहीं लगाएंगे वो उसे कंटिन्यू करते रहेंगे। अब मैं समझता ये हूँ कि पीटीआई को ये चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ने अगर उन्हें एंगेज किया है तो इस मसले का हल निकालें। और पहले भी इस तरह आया था कि जब पीटीआई प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रही थी तो वो लेटर जो प्राइम मिनिस्टर ने डालने थे वो शाह महमूद कुरैशी से जो है वो अपोजिशन लीडर को दिलवाए जा रहे थे। तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी मेरा ख्याल है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को बैठना चाहिए, नहीं है उस कमेटी के अंदर चले जाना चाहिए और वो कमेटी जो है उसका फैसला करे। बेस्ट जो आप समझते हैं कि जो लोग अगला इलेक्शन करवाएंगे या जो इस सारे प्रोसेस के अंदर एक ए पॉलिटिकल के तौर पे वो करे, मीडिया के ऊपर आके और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर आके मिलाइनिंग जो है वो मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये सिलसिला जो है अगर जनवरी तक उनका टेन्योर था इसको जल्दी मुकम्मल कर लेना चाहिए ताकि वो जो इफ एंड बट आए हुए हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर नहीं आता वो नहीं आना चाहिए। थैंक यू सो मच हाफिज साहब फॉर योर टाइम। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल सेगमेंट के ऊपर गपशप कर रहे थे और बड़ी इन डिटेल उन्होंने कुछ मामलात थे जिन पे बात करना सवालात के जवाब दिए। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीनो ज़ात। अब हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करेंगे और टेक्नोलॉजी के हवाले से जब भी बात करते हैं तो कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं। कभी कभार वो यहाँ पे होते हैं, कभी कभार वो वीडियो लिंक पे ज्वाइन करते हैं और अभी वो लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद मंजूर साहब। आप भी पहुंच गई होंगी, अहमद हमारे साथ आते रहते हैं। टेक्नोलॉजी पे आपको पता है ना ज्यादा बेहतर तरीके से हमें वही एग्जैक्टली। और उनकी बात, ये वाहिद शख्सियत हैं जिनकी बात गजल को समझ आती है। इस ऑफिस में मेरी बात किसी की बात गजल को समझ नहीं आती, लेकिन अहमद मंजूर की बात गजल को समझ आती है। बताने का तरीका इतना इजी है कि मैं कहती हूँ कि हर टेक्नोलॉजी की बात जो है ना उनकी समझी जाए। सो ट्रू। अहमद भाई आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। टेक्नोलॉजी के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन सोलाना सुपर पाक टीम जिसके आप रुए रवा हैं, उन्होंने हाल ही में एक मुकाबला जीता है जिसमें आपकी टीम इलाज वर्स ने पहली पोजीशन हासिल की। हमारे नाज़रीन को बताइएगा इस मुकाबले की तफसील के हवाले से, ये किस किस्म का मुकाबला था टेक्नोलॉजी की दुनिया में? अच्छा, सोलाना एक बेसिकली एक बहुत बड़ी ब्लॉकचेन है जिसने जो इस तरह के कॉन्टेस्ट करवाती रहती है। उसका एक और भी बहुत बड़ा चल रहा है कंसोर्शियम के नाम से। इसके अंदर एक्चुअली इन्होंने एक लोकल, इनकी टीम है सुपर पाक सुपर टीम, उन्होंने एक लोकल लेवल पे एक पूरा कॉन्टेस्ट करवाया जिसके अंदर हुआ ये कि हम सब ने, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे अपनी अपनी एंट्रीज दी। देन वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट द फर्स्ट पोजीशन एज ए लार्ज वर्स। और ये इस टाइम पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी ब्लॉकचेन और एआई का एक बूम चल रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जी इतनी सारी टीम्स में पाकिस्तान के लिए अहमद साहब बहुत बड़ी बात है। मुझे ये बताएं कि आपके अलावा और किन अफराद या टीमों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया था? टीम बहुत सारी थी, लेकिन जो वेल नोन टीम्स हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड माशाल्लाह आई, उनमें हमारे अलावा जो है इको राइड्स है, एनएफटी लूडो है और एक जारविस टीम है। वो अहमद भाई मुझे ये बताइएगा कि इलाज वर्स के हवाले से हमें बताइएगा। चलें हम ये देख लेते हैं आपकी टीम के हवाले से, ये दरअसल है क्या, काम किस तरह करती है और
शोबे तिब में इसने क्या कुछ बड़ी तब्दीलियां लाई हैं? इलाज वर्स इज बेसिकली, इसको आप ऐसे लीजिए कि एक हेल्थ केयर की ऐप है जिसके अंदर हमने AI बेस्ड डॉक्टर्स और साथ ही उसको पूरे का पूरा ब्लॉकचेन पे डिजिटल आइडेंटिटीज के साथ उस पर काम किया है। देन उसके अंदर हम लोगों ने कंसल्टेंसीज भी ऑनलाइन रखी हुई हैं, पूरे का पूरा एक हॉस्पिटल जहां पे आपको सप्लीमेंट्स, मेडिसिन, ये सब कुछ इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगी। और उसके अंदर जो हमने बैकएंड पे टेक्नोलॉजीज रखी हैं दैट इज ब्लॉकचेन, AI, और आने वाले दिनों में हम वेरिएबल्स उसके अंदर लेके आ रहे हैं ताकि हो ये कि अगर किसी भी बंदे की कोई भी घर फैमिली के अंदर इशू कोई हो तो, या BP शूट करता है या कोई ऐसी भी चीज़ होती है तो इंशाल्लाह वो भी उस पर देखा जा सकेगा। तो हमने इसके लिए पूरा अपना 5 से 10 साल का प्लान तैयार किया हुआ है इंशाल्लाह। तो इट्स गोइंग टू बेसिकली रेवोल्यूशनाइज हेल्थ केयर ऑल अलोंग एंड इट्स अ ग्लोबल प्रोडक्ट। तो बेसिकली हम ग्लोब को चेंज करना। अच्छा अहमद साहब, अब जिस तरह से अभी आपने बात कर ली है, AI की भी बात की है, ब्लॉकचेन की भी बात की है, तो ज़ाहिर आपके वाले आपकी जो जिस मुकाबले को आपने जीता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं ब्लॉकचेन के हवाले से। मुझे ये बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन में बेसिक ताल्लुक क्या है आसान अल्फाज में, और ये दोनों टेक्नोलॉजीज एक दूसरे से किस तरह से आप ये कहें कि जुड़ी हुई हैं? देखें, 3 टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने असल में दुनिया को चेंज करके रख देना है। नंबर 1 इज IoT, जो हम स्मार्ट डिवाइसेस पहनते हैं वो सारी की सारी, जो एक असल में एक डेटा गैदरिंग टूल है। द सेकंड थिंग, इसने अगर डेटा गैदर किया, पूरे का पूरा डेटा वो रखेगा ब्लॉकचेन के ऊपर जहां पे वो चेंज नहीं हो सकता। तो सेकंड चीज को हम कह सकते हैं ये डेटा स्टोरिंग टूल है। देन उसके बाद तीसरी चीज आती है दैट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक प्रोडक्टिविटी टूल है जिसने उस डेटा को यूज करके आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना है। जैसे सपोज कर लें, अगर आप एक मेडिसिन, आपके हमारे हर घर में ना कोई मेडिसिन आ रही होती है, तो अब खुद सोच के देखें कि अगर वो मेडिसिन आपसे मशीन खुद पूछ रही हो कि जी इस घर आपके जो है यहाँ पे मेडिसिन रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो या ये वाली मेडिसिन मैं चेंज करूं या समथिंग आपके प्रिस्क्रिप्शन की बेस पे, या अगर जैसे आपका ब्लड टेस्ट होने वाला है तो वो खुद से आपसे पूछ रहा हो कि जी 6 महीने गुजर गए हैं, आप ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। जैसे इसी तरह और भी बहुत सारे काम इस पे हो सकते हैं। तो ये 3 तरह की टेक्नोलॉजी थे जिन्होंने असल में एक इंसान की लाइफ को चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना प्रॉपरली। तो मेरा ख्याल है कि लास्टली बता दीजिएगा कि आजकल अगर गवर्नमेंट की बात कीजिए तो गवर्नमेंट भी AI के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर काफी तेजी से काम कर रही है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में इन टेक्नोलॉजीज का मुस्तकबिल क्या है, अगर हम प्रिसाइसली पाकिस्तान की बात करें तो? देखें, अगर तो ब्लॉकचेन को जिस तरीके से एक तो बात की जा रही है ना कि क्रिप्टो माइनिंग और इस तरह की चीजें, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज नॉट अ गुड टाइम कि जी हम क्रिप्टो की तरफ जाएं। हमें AI डेटा सेंटर्स की तरफ जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर ब्लॉकचेन को अपनाना है, या ब्लॉकचेन का फैंसी वर्ड एक्चुअली हर कोई यूज कर रहा है, तो ब्लॉकचेन को प्रॉपरली अपनाएं। यानी कि हम दुबई से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने अपना जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वो लैंड्स को इसके ऊपर ले आए हैं पूरे का पूरा, तो वो उस पर अब से काम नहीं कर रहे, वो आपका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से। और वहां पे उन्होंने जो स्मार्ट पासपोर्ट के सिस्टम्स बनाए हैं, जो इस तरह की चीजें बनाई हैं, तो उसके पीछे एक पूरा जो है फ्रेमवर्क है, मैकेनिज्म है। तो इसके ऊपर जो है मेरा ख्याल है हमें पूरे के पूरे उस सिस्टम को अपनाना चाहिए, ना कि जो है ना हम बस छोटी छोटी चीज़ों को अपना के तो उसके बाद हम कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं ये तो बस जी हमने शायद कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। तो नो डाउट गवर्नमेंट का जो फोकस है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर फ्रेमवर्क ठीक हो गया। गवर्नमेंट का फोकस बहुत अच्छा है, उसके ऊपर प्रॉपर काम। मजदूर साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू ऑन सुबह की सोच। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यहाँ पे वक्त बहुत चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खवातीन औजाद कहते हैं कि ख्वाब देखने की कोई सरहद नहीं होती, और जब बात हो सफर की तो हमारे आज के मेहमान ने वाकई पूरी दुनिया को अपना रास्ता बनाया। 17 ममालिक का बाय रोड सफर करने वाले जावेद चौधरी इस बार एक नए मिशन पर निकले हैं और 31 ममालिक का हैरानकुन सफर मुकम्मल कर लिया है, और ये सब उन्होंने किया पाकिस्तानी पासपोर्ट पर। तो आइए जानते हैं जावेद साहब से उनके इस नाकाबिले यकीन रोड ट्रिप की कहानी, चैलेंजेस, दिलचस्प वाकयात और वो तजुर्बात जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सो हमारे साथ जावेद साहब मौजूद हैं। जावेद साहब, सबसे पहले आपको खुश आमदीद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपने ABN में बुलाया मुझे। अच्छा जावेद साहब, मुझे ये बताएं कि इस दफ़ा आपने क्या कुछ नया किया है? मतलब आप पहले 17 ममालिक का, 31 ममालिक, और उसके बाद कैसे मुमकिन हुआ ये? देखिए, मैं कहता हूँ अमूमन अपने दोस्तों को कि दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। बंदा इरादा कर ले, निकल पड़े, हो जाते हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैं जब यहाँ पे आया था आपके पास, तो उस वक्त मैंने 17 कंट्रीज़ विज़िट किए थे, और अपने अल्हम्दुलिल्लाह इसी ग्रीन पासपोर्ट पे, और 15,000 समथिंग किलोमीटर गाड़ी मैंने चलाई थी सोलो।
उस वक्त तो मैं यहाँ से सिर्फ गया था, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 32,000 प्लस किलोमीटर, 31 कंट्रीज, 42 डेज और बैक होम, मतलब अपनी गाड़ी जावेद में साहब, वापस अक्सर आए। लोग ये कहते हैं, आपको देख खुशी इस वजह से होती है कि पासपोर्ट पे, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ना सफर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने ये बहुत ही आसान कर दिया और आपने तो बाकायदा वीडियोस भी बनाई जी हाँ, गजल के बिल्कुल। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इस पे हम सफर कर रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? ग्रीन पासपोर्ट रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी ग्रीन पासपोर्ट पे घूमा हूँ। देखिए जब आप लीगल जाते हैं, वीज़ेस लेके जाते हैं, तो आपको बॉर्डर पे वो वेलकम करते हैं कंट्रीज़ वाले। उन्हें पता है टूरिस्ट है, यहाँ पे आया, कुछ ना कुछ तो देख ही जाएगा, तो वेलकम करते हैं। अनलीगल तो अनफॉर्चुनेटली मतलब वो अच्छा नहीं समझते कि जिस तरह हमारे कुछ अफराद गलत तरीके से जाते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वेलकम किया उन लोगों ने। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं जावेद साहब कि जिस तरह से पहला सफर था आपका, कितना सफर आपने तय किया पहले वाले टूर में और अभी भी? तो मेरे 27 डेज लगे थे, 17 कंट्रीज और 15,000 किलोमीटर थी उस वक्त गाड़ी जो मैंने ड्राइव की थी, और सिर्फ वन वे किया था। और ये भी बताइए ना कि गजल ने तो ये पूछ लिया, ये भी बताइए कि इस दफा कितने ममालिक आप घूमे, कितना वक्त आपने स्पेंड किया, कितना लंबा टूर था? पिछली दफा तो आपने कहा कि मैं महीनों 17 तो तक पिछली रोड बार पे थी ना। रहा। अगर यहाँ से लंदन जाना हो ना तो ये सीधा 9 कंट्रीज आती हैं और 9,000 किलोमीटर में इस्लामाबाद से निकल के आप लंदन पहुँच जाते हैं। 9 कंट्री। मैं जब लंदन पहुंचा इस दफ़ा मैंने ऑलमोस्ट 28 कंट्रीज विजिट करके वहाँ पहुंचा हूँ इंग्लैंड में। उसमें मैं चला गया नॉर्वे साइड, यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज अपर साइड है, वो साइड देखता रहा, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिर वापसी पे मैं नीचे स्पेन साइड पे चला गया। तो इस टूर में ना मैंने छोटे से छोटा कंट्री भी कोशिश की एक्सप्लोर करूँ। जैसा कि मैं स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, तो मैं साथ ही लिंचनस्टाइन कंट्री है वो, अच्छा वहाँ भी गया हूँ। फ्रांस इंटर हुआ हूँ जब मैं इटली से, तो मोनाको छोटा सा कंट्री है, वहाँ भी। स्पेन जाते हुए फ्रांस से जैसे ही आप निकलते एक पहाड़ साइड पे जाना, अपर साइड जाना पड़ता है, अंदोरा, वो भी कंट्री है। तो मैंने कोशिश की छोटे से छोटा मुल्क भी एक्सप्लोर करता जाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 28 कंट्रीज में विजिट करके लंदन पहुंचा था इस दफ़ा, और ऑलमोस्ट 22,000 किलोमीटर इस ट्रिप में मैंने जाते हुए सिर्फ गाड़ी चलाई थी। 22,000 और किलोमीटर। वापसी आते हुए 2-3 कंट्रीज जो मेरे रह गए थे वो भी विजिट किए, और 32,000 समथिंग किलोमीटर टोटल चली अच्छा मेरी। मुझे ये बताएं जावेद साहब, जब आप गए बैरून ममालिक में, वहाँ पर लोगों को पता चला कि आप पाकिस्तान से बाय रोड सफर कर कर आए, तो कैसा रद्द-ए-अमल था? अपने पाकिस्तानी ओवरसीज भाई तो देते ही देते हैं मुआवजे, उसके अलावा जो फॉरेनर है ना, अच्छा क्योंकि वो जब देखते हैं टूरिस्ट, और फिर असल में पूरे यूरोप में इस नंबर प्लेट में से मेरी गाड़ी इस्लामाबाद नंबर थी 297, तो इस नंबर प्लेट में गाड़ी पूरे यूरोप में कोई नहीं थी, तो वो बड़े सरप्राइज होते थे देख के, यार इस्लामाबाद लिखा हुआ है, हमारे शेंजन की गाड़ी नहीं है। तो वो गूगल इस्लामाबाद की गाड़ी लंदन में, पाकिस्तान का कैपिटल है, तो फिर मुझसे पूछते थे कैसे, कहाँ से, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। तो बहुत अच्छे उसमें मेरे दोस्त भी बन गए, अच्छा जो कि लास्ट टाइम भी बने थे, और उन्होंने पाकिस्तान बिल्कुल ऐसी सर दोस्तियां तो बनती है, लेकिन हमें बताइए जो असल सवाल है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपको देख रहा होगा। देखिए हवाई सफर बहुत महंगा होता है गजल जब भी बात करते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए प्रिसाइसली सर कि कितना ज्यादा एक्सपेंस आता है, कितना महंगा ये सफर होता है? इसमें तो आप 22,000 किलोमीटर चले हैं, हर होटल में रुके होंगे, खर्चा ज्यादा नहीं होता? जैसा कि मैं ट्रैवल करता हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैंने 4-5 घंटे स्टे करना होता है होटल में, तो मैं यूथ हॉस्टल को चॉइस करता हूँ। एक तो देखिए वो शेयरिंग रूम होता है, आपके बहुत से दोस्त बन जाते हैं, और आप देखें टूरिस्ट पूरी दुनिया में जब भी जाते हैं वो कोशिश यही करते हैं कि यूथ हॉस्टल में हम ठहरें। एक चीप है, बहुत चीप है, उससे सस्ता चीप आई थिंक पूरी दुनिया में कोई होटल नहीं होंगे। बिल्कुल। दूसरा, मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आपको उसमें मिल जाते हैं, आप एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं, और 2-4 घंटे आई थिंक बहुत होते हैं रेस्ट के लिए, जब आप इस तरह सोलो जा रहे होते हैं तो वो भी। और दूसरा, बाज़ औक़ात कुछ खर्चे जैसे पानी, सपोज मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि मैं गाड़ी मेरी खाली थी, तो मैंने पानी के कॉटन बीच में 2-3 फेंक दिए, तो मुझसे लोग कहते हैं यार ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार मुझे पता है, मैंने यूरोप ट्रैवल किया हुआ है, वहाँ बाज़ औक़ात हाईवेज पे ये एक बोतल भी 5 यूरो की है, और 5 यूरो में पाकिस्तानी कन्वर्ट करें तो 1500-1600 रुपए बनते हैं। तो पाकिस्तान में तो आज हमने स्टोरी भी तो इसी वाले से शेयर की है, उस्मानी अगर हो जाए तो। और वो कहते हैं ना जी, सफ़र में आप सामान जितना कम साथ रखें, चाहे वो खाने का है चाहे वो ट्रैवलिंग का है, तो सफ़र अच्छा गुजरता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कम से कम खुराक भी हो सफ़र में, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खुराक खाएंगे
ऑफ कोर्स आपको नींद आएगी, चाह पाएंगे उस तरह। अच्छा जावेद साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह भी आपने अपने सफर के हवाले से बात की ना कि इतना लंबा सफर 22 किलोमीटर का कह रहे हैं, 22,000 किलोमीटर, सॉरी 22 किलोमीटर तो नहीं, तो इसमें फिर गाड़ी की मेंटेनेंस के हवाले से, उसके काम के हवाले से, क्या गाड़ी ने आपको तंग भी किया है किसी रास्ते में, कोई ऐसा दुश्वार गुजार रास्ता और आप तंग हुए हो? जी गाड़ी तो बिल्कुल जी, गाड़ी आपके पास अच्छी से अच्छी होनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो मेरी ये पाकिस्तानी संबल करोला थी, बहुत इसमें मज़ा आया। अच्छा। मैंने तो इसमें इवन टायर प्रेशर तक नहीं चेक किया, यहाँ से निकल के वापस आने तक मतलब मेरा बहुत साथ दिया करोला। हालांकि मुझे थोड़ा सा ये चीज़ ज़हन में थी कि ये जो करोला का मॉडल मेरे पास थी 2022 मॉडल करोला अल्टस थी, ये वहाँ यूरोप में नहीं है। अल्लाह ना करता इसका कोई छोटा सा पार्ट्स भी खराब हो जाता तो मुझे पाकिस्तान से मंगवाना पड़ना था, क्योंकि वहाँ पे ये मॉडल था नहीं। जाहिर है। ठीक हो गया चौसा, मुझे बस लास्ट बता दीजिए कि इतना लंबा सफर करते हैं आप, 22,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, यादें तो बहुत सारी लेके आते होंगे, लेकिन कोई खास ऐसा वाकया जो आपको याद हो, आपके दिल के बहुत करीब हो? जब मैं वापस आ रहा था तो हंगरी बॉर्डर पे अब सब कुछ तो मेरे पास था, मतलब गाड़ी का कारनेट, पासपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग। अब वो वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर जो थे उन्होंने एक लाइसेंस का इशू बना लिया, जो इंटरनेशनल लाइसेंस था कि ये लाइसेंस ठीक नहीं है। अब उनका क्राइटेरिया क्या था लाइसेंस चेक करने का, मैं देख रहा था, मैं अच्छा मेरी गाड़ी थी राइट साइड स्टीयरिंग, वहाँ पे लेफ्ट साइड ड्राइव है, तो मुझे ये मसला होता था टूल प्लाजाज पे कई मुल्कों में, और इस तरह इमिग्रेशन के टाइम ना मुझे गाड़ी से बाहर निकलना पड़ता था कई जगहों पे, तो मैं बाहर ही खड़ा हुआ था। तो हर चीज़ जब ठीक थी तो लाइसेंस को ना ऐसे टेबल पे फेंक के ना उसकी आवाज़ साउंड सुन रहे थे। अच्छा। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 5-6 दफ़ा। हाँ। तो मैंने आखिर उसे कह दिया ये कौन सा तरीका है लाइसेंस चेक करने का? वो मुझे कहता है ये मेरा तरीका है। अच्छा। अब मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि कहता है तुम्हें पता नहीं तुम कौन से बॉर्डर पे हो? मैंने कहा मुझे पता है, मैं हंगरी बॉर्डर पे हूँ और मैं एग्जिट करने वाला हूँ। तो और मेरा उसने कहा इस अंदाज में कि मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारा मुल्क कोई, मुझसे ये गलती शायद होगी लेकिन मैंने कह दिया उसके बड़ा तो नहीं है ना? मैंने कहा स्कैंडिनेवियन से बड़ा नहीं है, यूके से बड़ा नहीं है, फ्रांस से बड़ा नहीं, जर्मन, उनको इस लाइसेंस में इशू नहीं था। और आपको इशू और आपका ये चेक करने का तरीका गलत है, आप ऑनलाइन चेक करें जो तरीकाकार है। तो इस बात पे आई थिंक वो पर्सनली ले गया, तो उसने कहा ठीक है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जेल कर दूंगा। मैंने कहा कर दो, जब मैं लीगल हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतने मुल्क घूम के वापस अपनी कंट्री जा रहा हूँ। तो उसने जी खैर वहाँ जो बॉर्डर पे एक वो हवालात सी बनी होती है, कुछ घंटों के लिए मुझे वहाँ बिठा दिया। अच्छा। तो मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर दी कि यार देखिए सफ़र, अपने दोस्तों को बताने के लिए कि सफ़र इतनी आसान नहीं होती, मुश्किलात आती हैं। आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए, इस तरह के सफ़रों में कुछ भी हो सकता है। तो यकीन करें मिलियंस में लोगों ने मेरे लिए दुआएं और वो मतलब गुड विशेस और आपने जिक्र भी तो किया था कि आपका यूट्यूब पे मोनेटाइज हुआ है। ये मसला बना, ये गलत कर रहे हैं, मतलब इतना अच्छा वो मुझे अच्छा 2-4 घंटे के बाद उसने खैर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इवन लंदन से हाई कमीशन लंदन पाकिस्तान एम्बेसी ने भी राब्ते शुरू कर दिए कि हमारा पाकिस्तानी बंदा किस तरह रोका है आपने। और उन्होंने मुझे अपने नंबर्स दिए कि एनी टाइम आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो आप हमसे रब्ता करें, एम्बेसी, हम उस मुल्क की एम्बेसी से रब्ता करेंगे। आपकी बार हमने सारी वेरिफिकेशन दे दी है, अब टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिर बहुत अच्छा लगता है यार जिस तरह आप अपने ग्रीन पासपोर्ट पे और आपके साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट एम्बेसी राब्ते में फिर आ जाती है कि हमारा ये टूरिस्ट है, यहाँ घूमने आया, इसके साथ इशू हुआ है तो हम इसको सोल्व करें। तो ठीक हो गया सर, ये बड़ा यादगार वाकया था हम जैसे लोगों के लिए कि हम बड़े परेशान हो जाते हैं हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस खवातीन और ज़ात। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन आज़ाद प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे। कल एक बहुत बड़ा दिन है, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन है, आलम इस्लाम के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक होती है छोटी ईद, एक होती है बड़ी ईद, और ईद उल अजहा की अहमियत क्या है इस हवाले से हम बात करेंगे। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी रखी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन मुबारक के ऊपर, उसके बाद से ये सुन्नत आज तक हज़ारों साल हो चुके हैं, जिंदा है। लेकिन इसकी अहमियत क्या है, ये हमें सिखाती क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे आज के इस सेगमेंट में। जानने की कोशिश करेंगे कि कुर्बानी सिर्फ क्या जानवर कुर्बान करने का नाम है? क्या सिर्फ हम जानवर कुर्बान करके तो अपनी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा हो जाते हैं या नहीं?
इन तमाम तरह इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद अहमद शहबाज साहब, इस्लामी स्कॉलर हैं। मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो जिसका मैंने कहा कि बहुत बड़ा अरसा हो चुका है, अब हज़ारों साल हो चुके हैं जब हम ये कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन कुर्बानी का जो असल एसेंस है, इसका मकसद क्या है, इस हवाले से मैं आज चाहता हूँ कि थोड़ा सा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी का अमल एक बेहतरीन अमल है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी क्या है, तो आपने फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। बज़ाहिर यही नजर आता है कि कुर्बानी जानवर की गर्दन पे छुरी फेरना है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह के यहाँ जो चीज़ पहुँचती है वो हमारा ज़िबा किया हुआ जानवर जो है उसका गोश्त नहीं पहुँचता। लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह के यहाँ ना तुम्हारा खून पहुँचता है और न अल्लाह के यहाँ तुम्हारा गोश्त पहुँचता है। कोई चीज़ अल्लाह के यहाँ अगर पहुँचती है तो वो तुम्हारा तकवा पहुँचता है। बज़ाहिर नजर यही आता है कि जानवर की गर्दन के ऊपर छुरी फेरी जा रही है। हकीकत में हमने कुर्बान करने होते हैं अल्लाह के सामने अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी ख्वाहिशात, अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करना होता है। जिस तरह जानवर ने अपने आप को पेश किया कुर्बान होने के लिए, इसी तरह हम भी अपने आप को पेश करें कुर्बानी के लिए। कुर्बानी एक बहुत जबरदस्त दर्स देती है, बहुत अहम सबक देती है कि जिंदगी में एक तरफ अल्लाह का हुक्म है और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो तरजीह अल्लाह के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को देनी है। और इसके मुकाबले में जो भी चीज आए, मुआशरा आए, रिश्तेदार आए, बिरादरी आए, ख्वाहिशात आए, जो भी आए वो हमने कुर्बान करनी। बेशक बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, हम बात तो कर रहे हैं कि असल मकसद क्या है कुर्बानी का, लेकिन शायद ये समझना भी ज़रूरी है या फिर लोगों को ये पता होना भी ज़रूरी है कि कुर्बानी वाले दिन किस तरह से गरीबों का, मस्कीनों का, अपने करीबी रिश्तेदारों का, इवन दैट जो हम देखते हैं कि मोहल्ले में लोग होते हैं उनका ख्याल किस तरह से रखा जाए। हमने देखा है अमूमन क्या लोगों की प्रैक्टिस होती है, फ्रिज भर लिए जाते हैं, लोगों का ख्याल नहीं रखा जाता, लोगों को डिच कराया जाता है। इस हवाले से क्या अहकामात हैं? जी बिल्कुल। इस्लाम कुर्बानी के अलावा भी इस बात का हुक्म देता है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा जाए, गुरबा, फुकरा, मसाकीन का ख्याल रखा जाए। और ख़ास तौर पे कुर्बानी के दिन जानवर ज़िबा किया है उसके गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा अपने लिए रखा जाए, एक हिस्सा अपने अजीज़ों अकारिब के लिए रखा जाए और एक हिस्सा फुकरा, गुरबा में तकसीम किया जाए ताकि उनको भी फायदा हो। देखें, नेकी कोई भी है अल्लाह उसे अजर सवाब से खाली नहीं छोड़ते। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ हर नेकी जो है वो अजर सवाब रखती है। तो ये अल्लाह ने एक मौका दिया है इंसान को अल्लाह को राजी कर सके और इंसान ज्यादा से ज्यादा नेकियां हासिल कर सके। इसमें सिला रहमी भी आएगी, इसमें सदका और खैरात भी आएगा, मोहब्बत और प्यार जो है उसको फरोग भी मिलेगा। तो ये फ्रिज को नहीं भरना चाहिए, गो इजाजत है इस्लाम के अंदर, लेकिन जहां इंसान खुद खा रहा है, जहां अपनी इस ख्वाहिश को खुद पूरा कर रहा है, वहां दूसरों को ख्याल रखेगा तो ये अमल अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है और इस पे अल्लाह बहुत ज्यादा अजर सवाब अता फरमाते हैं। अच्छा हजरत, आपने इजाज़त की बात की मुफ्ती साहब, तो जिस तरह इजाज़त है कि फ्रिज में रखें या अपने पास रखें, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग, हम पाकिस्तान की मिसाल इसी वजह से देते हैं कि इस मुआशरे में हम रहते हैं कि पूरा साल ही उनकी प्लानिंग ये होती है कि कम से कम 4-5 महीने तो गोश्त चल जाए। तो क्या अगर वो अपने पास रखना चाहें तो कोई इस हवाले से गुनाह या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है ना, कोई कदगन तो नहीं है? नहीं, गुनाह इसमें नहीं है। देखें, 2 चीजें हैं, एक होती है अजीमत और एक होती है रुखसत। अगर आपने कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया है, आपको रुखसत है कि वो सारे का सारा आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप जहां आपने जानवर कुर्बान किया है वहां अपनी ख्वाहिशात की भी कुर्बानी दें और उस गोश्त को तकसीम करें, जैसा कि हमें बताया गया है कि 3 हिस्सों में किया जाए और उसके मुताबिक उसको तकसीम किया जाए। अजीज़ो अकारब में करेंगे तो मोहब्बत और प्यार बढ़ेगी और सिला रहमी आएगी। सिला रहमी के मुतल्लिक फरमाया कि ये अल्लाह के अर्श का पाया इसने पकड़ा हुआ है और ये दुआ करती है कि अल्लाह जो मुझे जोड़े तू उसको जोड़ दे और जो मुझे तोड़े तो उसको तोड़ दे। तो रिश्तेदारों को भी मुहैयत देना चाहिए गोश्त और साथ में फुकरा, मसाकीन, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में
जो लगता है कि इन्होंने कुर्बानी नहीं की और इनको जरूरत है, खुद से ही उन्हें जाके देना चाहिए, ना कि इस इंतजार में रहना चाहिए वो हमारे पास आए और हम उनको गोश्त देंगे। बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताएं कि ये तमाम तर बातें तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि जानवर को कुर्बान करते वक्त किन किन बातों का, किन किन चीजों का ख्याल रखा जाए। यही सोचा था कि सवाल में करूं। हाँ, अक्सर अक्सर लोग होता है ना इस तरह से करते हैं कि जिनके नाम की कुर्बानी है वो पिक्चर्स बनवा रहे हैं जी, छुरी को पकड़ रहे हैं, तो इस हवाले से क्या अहकामात है? जी बिल्कुल, अगर किसी शख्स की कुर्बानी है और जिसके नाम की कुर्बानी है, कर तो वो अल्लाह के लिए रहा है, लेकिन नाम है कि ये फला शख्स कर रहा है, बेहतर यह है कि वो कुर्बानी अपने हाथों से करे। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर जिस वक्त जानवर कुर्बानी का ज़िबा हो रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, तो वो वहां मौजूद हो और नियत की जाए कि मैं इस जानवर को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर रहा हूं। जुबान से कह लिया तो बहुत अच्छा, वरना दिल में भी नियत की जा सकती है, क्योंकि अल्लाह दिलों के भेद जानते हैं। बेशक जानवर ज़िबा करते हुए इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि किसी जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा न किया जाए, और फिर जानवर को जिस छुरी के साथ ज़िबा करना है उस छुरी को अच्छे से तेज किया जाए, और फिर इसके साथ जैसे ही जानवर को ज़िबा किया है फौरन से उसकी खाल न उतारी जाए और न ही उसके गोश्त के टुकड़े फौरन से किए जाए, उसको थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि वो ठंडा हो जाए। अच्छा हजरत, ये वैसे सवाल मेरा कुछ और था, लेकिन आपने जो बात की ना कि जानवर के सामने जानवर को ज़बह नहीं करना चाहिए, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इज्तिमाई कुर्बानी का, और इज्तिमाई कुर्बानियों में 20-20, 25-25 जानवर होते हैं और अक्सर औकात वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं ज़बह होते हुए। उस हवाले से भी मुझे बताइएगा कि उस हवाले से क्या कुछ अहकामात हैं, किस तरह से हमें एहतियात बरतनी चाहिए? उसके लिए कोई मखसूस जगह बना ली जाए जानवर को ज़िबा करने की। अगर 25-30 जानवर हैं तो ये जरूरी नहीं है कि उन जानवरों की मौजूदगी में ही उस जानवर को ज़िबा किया जाए, और फिर ऐसा नहीं होता कि 25-30 जानवर एक ही लम्हे में ज़िबा कर दिए जाएं, एक एक दो दो करके ज़िबा किए जाते हैं, अलग ले जाकर उनको ज़िबा किया जाए, जानवर के सामने जानवर को ज़िबा न किया जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बात आपने हमारे नॉलेज में भी इजाफा किया है कि जानवर का जो गोश्त है वो एकदम से नहीं बनाना चाहिए, उसकी खाल को एकदम से नहीं उतारना चाहिए, बल्कि थोड़े से वक्फे से उसके गोश्त को ठंडा होना ज़रूरी है। ये भी बताइएगा कि हमने अक्सर देखा कि जब लोग जानवर को कुर्बान कर रहे होते हैं तो ये कहा जाता है कि जानवर का जो मुंह है वो किबला साइड होना ज़रूरी है, लेकिन फिर हमने देखा वो उसको पूरा घसीटते हैं उसकी दुम से खींच कर उसको तकलीफ देकर। तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर जब जानवर को गिराया जाए पहले उसका रुख उसी तरफ होना चाहिए, अगर रुख नहीं होता तो उसको अजियत देकर किबला की तरफ किया जाता है? जी बेहतर अफजल ये है कि उसका रुख किबला की तरफ कर दिया जाए। अगर मुश्किल है और नामुमकिन है तो फिर जिस तरफ भी रुख हो जानवर को ज़िबा किया जाए, वो ज़िबा हो जाएगा, कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात जो है कि उसके गोश्त को फौरन से ना काटा जाए, उसकी खाल को फौरन से ना उतारा जाए, बल्कि जब जानवर को ज़िबा किया जाता है तो उसके हाथ और पांव बांधे होते हैं। हाथ तो नहीं होते, लेकिन जो उसके अगले दो पांव होते हैं उनको भी हाथ ही शुमार किया जाता है। तो जब ये बांधे होते हैं ज़िबा करते वक्त, तो जैसे ही जानवर ज़िबा हो जाए तो इनको खोल देना चाहिए ताकि जानवर अपने हाथ पांव मारे अच्छे से और उसके वजूद के अंदर जो खून है वो ज्यादा से ज्यादा निकल जाए, क्योंकि जानवर के वजूद के अंदर गोश्त रह जाए तो वो बीमारियों का सबब बनता है। दमे मस्फू, जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं तो वो खून निकल जाता है, इससे गोश्त अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो जानवर को हाथ पांव मारने चाहिए और जब वो ठंडा हो जाए तो फिर उसके बाद उसकी खाल उतारनी चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने जो गजल का सवाल था उसका बड़ा प्रिसाइसली जवाब दिया। मैं थोड़ा सा मजीद इसमें समझना चाहता हूँ और अपने नाजरीन के लिए, आपने कहा कि जो रुख है वो किबले की तरफ हो तो ये अफजल है, अगर किबले की तरफ नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। मतलब इसमें फर्जियत का या सुन्नत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ अफजलियत का कॉन्सेप्ट है। जी जी जी, ऐसे ही है। मतलब कि ये अफजल है, इसमें आप कुछ भी नहीं है, अगर कोई आगे पीछे हो जाए तो आपकी कुर्बानी हो जाएगी। आदाब में से है आप उसको किबला रुख मुंह करके उसको ज़िबा करें। अगर किबला रुख करना मुश्किल है, नामुमकिन है, दुश्वारी हो रही है, मुशक्कत का सामना है, तो आप उसको ज़िबा कर सकते हैं, उसका रुख किसी भी तरफ हो। ठीक, करना तो अल्लाह के नाम पे है ना, रुख जिस तरफ भी हो कोई माना नहीं। अच्छा, आपने क्योंकि बहुत सारे ख्यालात की बात की कि हमें ख्याल रखना चाहिए गजल के, जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। आज हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो कि हमारी तरह के लोग होते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ और काम कर रहे होते हैं,
हम भी ईद वाले दिन कसाई बनने की पूरी कोशिश करते हैं और बाज़ औक़ात तो गर्दन में भी छुरी फेरते हैं कि हमारा क्योंकि हिस्सा है इसमें, हमारा जानवर है। एक तो उस हवाले से बताइएगा कि क्या हम कर सकते हैं, हम अगर अनाड़ी हैं तो उसकी वो जो जिल्द है, वो क्या ये खाल जरूरी है कि हम वो खुद ही उतारते करें? हैं, उसको बनाते हैं। अगर वो उस तरह से हम नहीं कर सकते तो इसमें कोई ममानत है, या जब एक दफ़ा उसकी रूह निकल चुकी तो उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हैं? जी, बेहतर अफजल ये है कि जिस शख्स की कुर्बानी है वो अपने हाथों से कुर्बानी करे। एक मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी कुर्बानी कर सके। वो अपने वालिदैन में से कोई फौत हो गए हैं तो उनका जनाजा पढ़ा सके। अच्छा, इतनी काबिलियत होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो कुर्बानी खुद करनी चाहिए, ये मुश्किल नहीं है। अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और जोर से छुरी को गर्दन के ऊपर फेर देना है। ये ऐसी एक सादा सी बात है, आम फहम बंदा भी दूसरे को सिखा और समझा सकता है। जब दुनियावी मामलों में हम हर चीज को सीखते हैं तो जानवर ज़िबा करना भी हमें सीखना चाहिए। सबसे लेकिन अहम सॉरी जो टू बात कट है यू, मुफ्ती इसमें, साहब, अगर वो कोई सिर्फ खवातीन के नाम पे कुर्बानी है तो फिर नहीं काट सकती उसके ना, लिए फिर नहीं है ना। नहीं, वो हाँ। खवातीन तो मेरे ख्याल नहीं काट सकती खवातीन ना के सर। लिए ये बेहतर और अफजल है कि मर्द उसको ज़िबा करे। हाँ, मर्द नहीं पाया जाता, मर्द है ही नहीं को ज़िबा करने वाला, तो फिर गुंजाइश फिर आप है, कर औरत सकते हैं। उसे ज़िबा गुंजाइश कर है। सकती है। लेकिन औरत के लिए ज़िबा करना अफजल नहीं है, मर्द के लिए ज़िबा करना अफजल है। सही, बहुत शुक्रिया मुफ्ती। मैं अर्ज ये कर रहा था जी जी, कि जानवर की गर्दन पे छुरी फेरना ये अहम है, ये जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा जब उसका खून निकल जाएगा, जानवर की जान निकल जाएगी, तो फिर उसकी खाल उतारना, उसके गोश्त के टुकड़े करना, ये कोई भी कर सकता है। ठीक, सही हो गया। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने वक्त दिया और बहुत से अहम बात जो थे उस पर रोशनी डाली, और यकीनी तौर पर आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इवन हमारे दैट काफी concept clear हुए। हमारे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए एग्जैक्टली, और आज का पूरा शो ही पसंद आया होगा। और अब हमें इजाज़त दीजिए, अपनी भी आप तैयारियां कर लें, अपने जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि अब आज तो हमारा शो क्लोज हो जाएगा और फिर उसके बाद कल ईद पे आपसे मुलाकात होगी। ईद मुबारक इन एडवांस। हाँ एग्जैक्टली, ईद मुबारक इन एडवांस। यहाँ पर मुझे हसनैन को इजाज़त दीजिए, आप खुद भी अपना काम कीजिए, हम भी थोड़े जाके जानवरों की देखभाल कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।